ईयर 2019, जब हम सबको इंडिया क्रिकेट टीम की जर्सी पर एक नाम बड़े बड़े अक्षरों से लिखा दिखता है। ये नाम था बायजूस का, जब इंडिया क्रिकेट टीम की जर्सी को बायजूस ने कई बिलियन डॉलर देकर स्पॉन्सर किया। 2022 में बायजू इंडिया की वो पहली कंपनी बनी जिसने फीफा वर्ल्ड कप को 30 से 40 बिलियन डॉलर देकर स्पॉन्सर किया। फीफा वर्ल्ड कप के विनर लियोन मेसी को 3 साल के लिए पर ईयर 5 बिलियन डॉलर देकर बायजूस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और इससे कुछ साल पहले ईयर 2017 में जब बायजूस को इंडिया में ज्यादातर लोग नहीं जानते थे, तब इस कंपनी ने इंडिया के मोस्ट पॉपुलर एक्टर शाहरुख खान को अपने साथ जोड़ा और बायजूस के ढेर सारे एड बनाए। जिसके बाद एक समय पर बायजूस इंडिया की वो मोस्ट पॉपुलर हाईटेक कंपनी बनती है जिसने स्टूडेंटों को पढ़ाई करने के तरीके को ही पूरी तरीके से बदल के रख दिया। अब बायजूस को इंडिया में डिजिटल स्टडी के सबसे बड़े ब्रांड के रूप में देखा जा रहा था। बस एक छोटे से कोचिंग सेंटर शुरू हुई बायजूस की ये जर्नी ईयर 2020 एंड 21 आते आते अब पूरे देश में फैल चुकी थी, क्योंकि जहां देखो वहां सिर्फ बायजूस था। लोग इसके एड्स, इसकी मार्केटिंग देख के अपने अपने बच्चों को बायजूस ट्यूशन क्लासेस में एडमिशन दिला रहे थे। और कह सकते हैं कि फिर इसी के बीच बायजूस के हाथों ब्रह्मास्त्र लग गया, क्योंकि जब कोविड-19 था, भारत के सारे स्कूल बंद थे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए बायजूस था। अब इस कंपनी ने पैसा इतना कमा लिया था कि शाहरुख खान, लियोन मेसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, फीफा वर्ल्ड कप, इंडिया क्रिकेट टीम की जर्सी को भी स्पॉन्सर कर दिया, यहाँ तक कि कई बड़े इंस्टीट्यूटों को भी अपने साथ जोड़ लिया। लेकिन आज सिचुएशन अलग है, क्योंकि आज प्रेजेंट की बात की जाए तो शाहरुख खान, लियोन मेसी बायजूस का साथ छोड़ चुके हैं, क्योंकि अब बायजूस के पास प्रेजेंट में इतना पैसा ही नहीं है कि वो इन लोगों को दे पाए। इंडिया क्रिकेट टीम की जर्सी से बायजूस का नाम कहीं मिट सा गया है। टोटल मिला के बायजूस अर्थ से फर्श पर आ चुका है। बायजूस के कई बड़े इन्वेस्टर आज बायजूस को छोड़ चुके हैं, क्योंकि बायजूस की जो क्लासेस एक टाइम पे फुल जाया करती थी, आज वो खाली जा रही हैं, क्योंकि आज प्रेजेंट में बायजूस की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि बायजूस ने पैसे बचाने के लिए अपने ज्यादातर ऑफिसों पे ताले लगवा दिए हैं। यहाँ तक कि बायजूस ने अपने आधे से ज्यादा एम्प्लॉयज को भी नौकरी से निकाल दिया है, क्योंकि जहाँ कुछ साल पहले बायजूस की नेटवर्थ 2.1 अरब डॉलर की हुआ करती थी, आज वो 0 हो चुकी है। और वहीं आज बायजूस और बायजूस के फाउंडर पे कई सारे एलिगेशन भी लगते हैं, जिन पे हम आगे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी सक्सेसफुल कंपनी की हालत आज ऐसी क्यों हो गई है? एक समय पे इंडिया की मोस्ट पॉपुलर हाईटेक कंपनी आज अपना डाउनफॉल आखिर क्यों देख रही है? तो आइए जानते हैं बायजूस की हिस्ट्री को एकदम शुरुआत से। लेकिन उससे पहले आप एक छोटा सा काम जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो शायद आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मेरी उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब बायजूस कंपनी को बनाने वाले बायजूस के सीईओ बायजू रविंद्र हैं, और बायजूस कंपनी को बनाने की उनकी ये कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो फिर चलिए चलते हैं समय में थोड़ा सा पीछे, 1980 में, जब बायजू रविंद्र का जन्म 5 जन 1980 को केरला की एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली में होता है। अब इनके जो माता पिता हैं दोनों ही टीचर हुआ करते थे। जहाँ इनकी माँ मैथ्स पढ़ाती थी, वहीं इनके पिता फिजिक्स के टीचर थे। अब जो बायजू रविंद्र हैं, ये पढ़ाई में शुरू से ही काफी ज्यादा अच्छे थे। इन्होंने 10th-12th में अच्छा स्कोर करने के बाद एज अ करियर इंजीनियरिंग को चुना, और ईयर 2000 में इन्होंने इंजीनियरिंग को कंप्लीट किया। जिसके बाद ईयर 2001 में वो एक शिपिंग कंपनी में जॉब भी करने लगे एज अ इंजीनियर। लेकिन अब ऐसा भी कहा जा सकता है कि बायजू रविंद्र की किस्मत अभी उन्हें कहीं और ही ले जाना चाह रही थी, क्योंकि इसके 2 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने बायजू को एक नया डायरेक्शन दे दिया। जब ईयर 2003 में उनके कुछ दोस्त IIM में एडिशन लेने के लिए केट एग्जाम को क्रैक करना चाहते थे, और फिर इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए रविंद्र के दोस्तों ने रविंद्र से उन्हें पढ़ाने के लिए हेल्प मांगी। जिसके बाद ना केवल बायजू रविंद्र ने अपने उन दोस्तों को केट एग्जाम के लिए ट्यूशन दी, बल्कि खुद भी केट एग्जाम दे दिया। अब बायजू रविंद्र के वो दोस्तों केट एग्जाम में पास हुए ही हुए, और बायजू रविंद्र ने भी हासिल किए केट एग्जाम में पूरे 100% डायल। लेकिन उनके 100% डायल आने के बावजूद भी उन्होंने कोई IIM ज्वाइन नहीं किया और अपनी शिपिंग जॉब को ही आगे कंटिन्यू रखा। और इसके फिर 2 साल बाद ईयर 2005 में बायजू रविंद्र ने दोबारा से केट एग्जाम दिया, और इस बार फिर उन्होंने 100% डायल हासिल किए। लेकिन इस बार फिर से उन्होंने कोई IIM ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि अब बायजू रविंद्र इस एग्जाम के बाद चारों तरफ कैट टॉपर के नाम से फेमस हो चुके थे। इतने फेमस कि अब स्टूडेंट उनसे केट जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए ट्यूशन लेना चाहते थे। और यहीं से बायजू रविंद्र अब अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेते हैं, जो आगे जाके उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन होने वाला था। जब ईयर 2005 में बायजू रविंद्र ने अपनी जॉब से रिजाइन किया और 2006 में एक छोटी सी ट्यूशन क्लास खोली, बायजूस क्लास 4 केट। शुरुआत में बायजू रविंद्र ने एक छोटे से क्लासरूम और कम बच्चों के साथ अपने ट्यूशन करियर की शुरुआत की, लेकिन फिर जल्दी बच्चों को यानी स्टूडेंट को रविंद्र के पढ़ाने का कॉन्सेप्ट, उनका स्टाइल काफी ज्यादा पसंद आया, और उनकी ट्यूशन क्लासेस में बच्चे बढ़ते चले गए। और बस इसके कुछ ही दिनों बाद बायजू रविंद्र की क्लासेस एक छोटे से कोचिंग रूम से हटकर अब एक बड़े से ऑडिटोरियम में शिफ्ट हो गई, जहां वो एक साथ 1200 बच्चों को मिलकर
पढ़ा रहे थे। अब बायजू रविंद्र को बच्चों को पढ़ाना काफी ज्यादा अच्छा लगने लगा और वो आगे इसे कंटिन्यू रखते हैं। अब जो बायजू रविंद्र की क्लासेस हुआ करती थी वो प्रीमियम मॉडल पर डिजाइन थी, यानी जो पहली क्लास है उसे भले आप फ्री ले लो और अगर आप आगे क्लासेस लेते हो तो भैया उसके पैसे लगने वाले हैं। अब उनकी क्लास में आए स्टूडेंट को रविंद्र कुछ ऐसे ट्रिक्स सिखाते थे जिससे वो क्वेश्चन के आंसर को प्रिडिक्ट कर पाए, यानी आंसर को निकालने का शॉर्टकट तरीका, आसान तरीका। और इसलिए उनकी फ्री क्लासेस लेने वाले 10 में से 9 स्टूडेंट उनकी पेड क्लासेस के लिए भी तुरंत ही एनरोल कर लेते थे, यानी उनका बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रॉन्ग था, जिसका बायजू रविंद्र ने दिन रात मेहनत करी और 2006 से 2009 तक अपने इस मॉडल को 9 शहरों तक एक्सपैंड कर दिया। और इस बीच उनकी मुलाकात उनकी फ्यूचर वाइफ दिव्या गोकुलनाथ से भी हुई, जो आगे चलकर बायजूस की प्रिंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड की को फाउंडर बनी। अब बायजू रविंद्र ने बायजूस क्लासेस को लेकर और मेहनत करना शुरू कर दिया और इंडिया के कई सारे शहरों में अपनी क्लासेस को एक्सपैंड कर दिया। अब उन स्टूडेंट से कनेक्ट होने के लिए बायजू रविंद्र अलग अलग शहरों में जाकर हर हफ्ते क्लासेस लेने लगे। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बायजू रविंद्र की ये मेहनत रंग ला रही थी जब इंडिया के अलग अलग शहरों में से उनकी कोचिंग क्लासेस की डिमांड तेजी से आने लगी। लेकिन अब बायजू रविंद्र का इतनी सारी जगह जाकर पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उन्होंने ईयर 2009 में एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की जिसमें वो केट, आईआईटी, नीट के स्टूडेंटों को वीडियो के जरिए क्लासेस दे रहे थे। और अब रविंद्र यहीं से ऑनलाइन स्टडी की नींव रख चुके थे। अब ईयर 2011 में रविंद्र बायजूस की प्रिंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड को स्टैब्लिश करते और अब तक बायजूस ट्यूशन क्लासेस सिर्फ केट, नीट और आईआईटी जैसे सब्जेक्ट के लिए प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन अब बायजू रविंद्र की नजर पड़ती है स्कूल ट्यूशन क्लासेस की तरफ, जो काफी बड़ा मार्केट था क्योंकि उस समय पूरे इंडिया में 25 करोड़ स्कूल गोइंग स्टूडेंट थे। और अब इसलिए बायजूस ने स्कूल ट्यूशन सेगमेंट में एंट्री ली। अब रविंद्र टेक्स्ट बुक कंटेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगे। बायजूस की यूनिक टीचिंग स्टाइल में अब वो चैप्टर को वीडियो फॉर्म में लाकर समझाने लगे। यहाँ तक कि बायजूस ने बेंगलोर में एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी खोला हाई स्कूल के बच्चों के लिए। रिस्पॉन्स अच्छा था, लेकिन बायजू रविंद्र ये बहुत जल्दी समझ गए कि उन्हें इंडिया के वो 25 करोड़ स्कूल गोइंग स्टूडेंट तक जल्दी पहुंचना है तो उन्हें ऑनलाइन जाना होगा। लेकिन कैसे जाए? तो यहीं से बायजू रविंद्र के दिमाग में आता है एक ऐप का आइडिया और यहीं से बनती है बायजूस की एक लर्निंग ऐप। और साल 2013 में बायजूस को एक इन्वेस्टर मिलते हैं। मणिपाल ग्रुप ने बायजूस ऐप में 26% इक्विटी के बदले 50 करोड़ रुपए की फंडिंग की, जिसके बाद रविंद्र ने अपने मोबाइल ऐप को डेवलप करना शुरू कर दिया। अब रविंद्र ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि हर बच्चे की समझने की, सीखने की स्पीड, तरीका अलग अलग होता है। जैसे किसी को वीडियो देख के ज्यादा समझ में आता है, किसी को टेक्स्ट से और कुछ को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से। और इसीलिए बायजू रविंद्र ने अपनी ऐप को इस तरीके से डिजाइन करवाया था कि उन्होंने ये सारी चीजें अपनी ऐप के अंदर डाल दी और अब स्टूडेंट जिस भी चीज पे कंफर्टेबल होते वहां जाकर अपनी क्लास ले सकते थे, यानी वहां पे जाकर समझ सकते थे। और फिर फाइनली कई सालों की मेहनत, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट के बाद अगस्त 2015 में लॉन्च होता है बायजूस लर्निंग ऐप। अब बायजूस ऐप के अलावा भी टैबलेट और एचडी कार्ड में अपने कोर्सों को सेल करने लगा था। अब ये कंपनी स्कूल सेगमेंट में इतनी अंदर तक घुस गई कि ये किंडरगार्टन से लेके हाई स्कूल की बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कराने लगी। और शुरुआत में इस कंपनी को कस्टमर से अच्छी खासी सेल्स आ रही थी। और फिर इसे देखते हुए जून 2015 में सिक्वोया बायजूस के अंदर $15 बिलियन लगाता है। 2016 में मार्क जुकरबर्ग की ऑर्गेनाइजेशन $15 बिलियन इन्वेस्ट करती है बायजूस ऐप में। अब बायजूस आसमान की तरफ बढ़ रहा था, सेल्स अच्छी खासी आ रही थी, इन्वेस्टर काफी सारे मिल रहे थे। और कुछ सालों के बाद ईयर 2018 के एंड में बायजूस इंडिया की वो पहली हाईटेक यूनिकॉर्न बन गई जिसका वैल्यूएशन 1 बिलियन से ज्यादा हो गया। अब बायजूस ने ईयर 2017 में शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। 2019 में ओप्पो जैसे बड़े ब्रांड को इंडिया क्रिकेट टीम की जर्सी से हटाकर अपना नाम लिखवाया। अब मार्च 2020 तक बायजूस 4 करोड़ यूजर के साथ उसकी वैल्यूएशन $8 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। और फिर अचानक से पूरी दुनिया में कुछ ऐसा होता है कि बायजूस बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ता है। ये दौर था कोविड-19 का, जब पूरी दुनिया के लोग अपने अपने घरों में बंद थे और इंडिया में भी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया था। और ये लॉकडाउन ई-टेक कंपनियों के लिए वरदान साबित हुआ, जब स्कूल कॉलेज बंद थे और स्टूडेंट पढ़ाई के लिए लाचार। और फिर इसका पूरा फायदा ई-टेक कंपनीज ने उठाया और वो कूद पड़े ऑनलाइन लर्निंग के मैदान में। और अब आता है इस मौके को बायजूस भी अपने हाथों से आखिर कैसे जाने देता। तो बायजूस ने भी कुछ हफ्तों के लिए अपनी क्लासेस को एकदम फ्री कर दिया। वो सिर्फ इसलिए कि बायजूस ज्यादातर यूजर को अपनी ओर आकर्षित कर सके, अपनी ओर खींच सके। लेकिन अब आप ये बात ध्यान रखिए कि बस कुछ ही हफ्तों के लिए बायजूस ने अपनी क्लासेस को फ्री किया था, क्योंकि अब इंडिया में एक दिन का लॉकडाउन अब 21 दिन में बदल चुका था और 21 दिन का लॉकडाउन अब महीनों में, जिसके बाद मानो बायजूस की तो जैसे चांदी ही हो गई, क्योंकि अब इस बायजूस ऐप के यूजर 60% बढ़ चुके थे। और जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ दिनों का लॉकडाउन अब महीनों में बदल चुका था और अब इसलिए पूरी दुनिया में ई लर्निंग का ऑप्शन काफी तेजी से ग्रो कर रहा था। और इस लॉकडाउन में ई-टेक कंपनी भी काफी तेजी से ग्रो कर रही थी। और अब हाथ आए इस मौके को वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर भी आखिर
कैसे जाने देते। और अब ईटेक सेक्टर को हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आने लगी। 2020 से 2022 के बीच में $6.65 बिलियन की फंडिंग मिलती है वेंचर कैपिटल और उनकी कंपनीज से। लेकिन थोड़ी सी शॉकिंग बात यह है कि इसमें से 50% फंडिंग सिर्फ और सिर्फ बायजूस को मिली थी, यानी हजारों करोड़ों रुपए अब बायजूस की जेब में थे। अब बायजूस के पास काफी पैसा था, ये कह लो कि बेग भर भर के पैसा। अब बायजूस के पास इतना पैसा आ रहा था तो बायजूस ने आखिर उसका किया क्या? तो अब उसने एक के बाद एक अपने छोटे ईटेक सेक्टर को एक्वायर करना शुरू किया, वो भी काफी महंगे दामों में। इतने महंगे दामों में कि जैसे उन पे कोई बोली लग रही हो। उन्होंने ग्रेट लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड को $600 देकर खरीदा। कोडिंग सेक्टर में एंट्री लेने के लिए बायजूस ने वाइटेड जूनियर को $300 बिलियन देकर खरीदा। साथ ही ग्रेट लर्निंग, थिंक, महाकाव्य, ईपिक और भी कई इंस्टीट्यूट को खरीद लिया। और अब यहाँ तक कि बायजूस ने 33 साल पुराने आकाश इंस्टीट्यूट को $1 बिलियन देकर एक्वायर किया। अब थोड़ी सोचने वाली बात है कि एक 5 साल पुरानी कंपनी एक 33 साल पुरानी कंपनी को एक्वायर कर रही है। और अब ये भी न्यूज़ है कि इन स्टार्टअप को तेजी से ग्रो कराने के लिए बायजूस ने $1.2 बिलियन का एक लोन भी लिया था, यानी पूरा पैसा खर्च, उसके बाद ऊपर से इतना बड़ा एक और लोन। लेकिन उस समय बायजूस कंपनी के सीईओ बायजू रविंद्र को सब कुछ सही लग रहा था, क्योंकि उस समय बायजूस कंपनी आसमान की ऊंचाइयों पर थी, वो नीचे का कुछ देख ही नहीं पा रही थी। अब बायजूस के पास 55,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज थे। कई बड़े इंस्टीट्यूट को बायजूस अब अपने अंडर कर चुका था। बायजूस की वैल्यूएशन $22 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। लेकिन अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, कोविड-19 का असर खत्म हो गया था, स्कूल कॉलेज खुल चुके थे। अब बायजूस जिस बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे गया था, उसे लोकल ट्रेन बनने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि अब जो बायजूस के सुनहरे दिन चल रहे थे वो खत्म होने वाले थे। लॉकडाउन भी खत्म हो चुका था और जो लॉकडाउन में सेल आ रही थी, अब बायजूस के पास वो सेल नहीं आ रही थी। और अब बायजूस अपनी सेल्स टीम पर, अपने एम्प्लॉयज पर सेल्स लाने की यानी कस्टमर लाने का दबाव बनाने लगा। अब बायजूस कंपनी का पूरा प्रेशर उनके एम्प्लॉयज यानी उनकी सेल्स टीम पर आ रहा था। सेल्स टारगेट की बात की जाए तो हर एम्प्लॉयज को, हर सेल्समैन को 1.5 लाख की सेल्स लानी होती थी हर हफ्ते। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। बायजूस कंपनी कितनी ही कोशिश कर ले, सेल्समैन कितनी ही कोशिश कर ले, उनके पास सेल्स नहीं आ रही थी। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि बायजूस कंपनी के पास बिल्कुल ही सेल्स नहीं आ रही थी। कुछ सेल्स उनके पास आ रही थी, कुछ कस्टमर अभी भी उनके पास आ रहे थे। लेकिन आप जानते हो कि उन्होंने अब कितने बड़े बड़े हाथी पाल लिए थे, जिनका लॉकडाउन के बाद खर्चा निकल पाना भी मुश्किल हो रहा था। और जो भी उनके पास अब सेल्स आ रही थी वो उनके एम्प्लॉयज का भी खर्चा नहीं निकल पा रही थी। एक्चुअली बायजू रविंद्र गलतफहमी में थे कि 2 साल लंबे चले पेंडेमिक के बाद ऑनलाइन लर्निंग अब ऑफलाइन लर्निंग को रिप्लेस कर देगी। स्कूल स्टूडेंट को ऑनलाइन लर्निंग की आदत लग जाएगी और वो हमेशा इसे ही यूज करेंगे। लेकिन बायजू रविंद्र की ये सोच एकदम गलत थी, क्योंकि अब 1.5 से 2 साल चले इस लंबे पेंडेमिक में बच्चे भी ऑनलाइन क्लास ले लेके बोर हो चुके थे। और यहाँ तक कि अब ज्यादातर पेरेंट्स को भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी थी कि उनके बच्चे अब ऑनलाइन पढ़ते हुए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब पेरेंट्स ये समझ चुके थे कि बच्चे पढ़ाई में कम बल्कि सोशल मीडिया पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अब इसलिए पेरेंट्स पहले की तरह ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन अपने बच्चों को ट्यूशन क्लासेस दिलवाने लगे। एक्चुअली ना ईटेक कंपनियों को भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी थी कि जो पेंडेमिक की वजह से उनके बिजनेस में उन लोगों को बूस्ट मिला था वो सिर्फ एक टेम्पररी समय के लिए था, कुछ ही दिनों के लिए था। और बायजू रविंद्र इसमें ही कहीं फंस गए। और अब बायजू ने जिस बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर दिए थे, वो बिजनेस अब उन्हें 1% भी रिटर्न नहीं दे रहा था। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2021 तक 2200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया था। हाँ, काफी बड़ा नंबर है, लेकिन आगे और सुनिए, क्योंकि जो बायजूस के लॉसेस के नंबर है ना वो इससे डबल है। जी हाँ, 4,570 करोड़ रुपए का नेट लॉस, यानी जितना कमाया नहीं उससे ज्यादा तो लॉस था। लेकिन अभी तो ये शुरुआत थी, क्योंकि जहाँ कुछ साल पहले खुद इन्वेस्टर इस कंपनी में पैसा लगाने के लिए आगे आ रहे थे, लेकिन अब वही इन्वेस्टर इस कंपनी को देखने तक के लिए भी तैयार नहीं है। और इसलिए इस कंपनी पे काफी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। बायजूस अपने एम्प्लॉयज को सैलरी तक नहीं दे पा रहा था। बायजूस की हालत कुछ ऐसी हो गई जैसे बायजूस पे कोई पहाड़ सा टूट गया। अब जिस यूएस कंपनी ने बायजूस को $1.2 बिलियन का कर्ज दिया था, उन्होंने अब बायजूस पर लोन डिफॉल्ट और लोन टर्म को वॉयलेट करने के लिए एक केस भी दाखिल कर दिया। बायजूस ने लोन चुकाने के लिए अपने यूएस बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म ईपिक को, जिसे बायजूस ने $1 बिलियन देकर बाय किया था, उसे 550 मिलियन में बेचने की अनाउंसमेंट कर दी थी, यानी $450 मिलियन के लॉस के रूप में ईपिक को बेचने की अनाउंसमेंट। अब बायजूस ने अपने ज्यादातर एम्प्लॉयज को फायर करना, उन्हें निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि बायजूस के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो उन एम्प्लॉयज को दे पाए।
अब बायजूस को सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब ईडी ने बायजूस पर 9,000 करोड़ रुपए का आरोप लगाते हुए कंपनी के सीईओ रविंद्र पर एक नोटिस जारी कर दिया और उनके देश छोड़ के जाने तक पे भी रोक लगा दी। आज के समय में बायजूस ने अपने एकमात्र बेंगलुरु ऑफिस को छोड़कर इंडिया के सभी ऑफिसों को खाली कर दिया है। जहाँ कुछ सालों पहले बायजूस की नेटवर्थ 2.1 अरब डॉलर की थी, आज वो जीरो हो चुकी है। बायजूस आज बंद होने की कगार पर है। तो इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म आज अपना डाउनफॉल देख रहा है। तो ये स्टोरी थी बायजूस। तो देन मिलते हैं आपको जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।